शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पे आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डील करने वाले हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्लैट एक्सट्रीम 50 बैच चल रहा है, लीगल रीजनिंग हम डील कर रहे हैं एंड हमने लगभग 10 लेक्चर्स ले लिए हैं। आज 11th लेक्चर चल रहा है, जहां पे मेजरली हमारा फोकस रह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ फंडामेंटल राइट्स की तरफ। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सबसे ज्यादा आपका इंटरप्रिटेशन पॉइंट से अगर मैं कहूं तो आपको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ प्रोविजंस आपको याद रहने जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट यूनियन जुडिशरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज यूनियन लेजिस्लेचर, इनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जो आपको पता होने चाहिए। और स्टूडेंट्स का एक मेजर डाउट ये था कि सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो मैम आप फाउंडेशन बैच में ले रहे हो, क्या हमें वो सब भी पढ़ने की जरूरत है? आंसर इज नो। आपको सारे लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई रियली वांट यू टू बी अवेयर ऑफ, क्योंकि वो चीजें हमने अभी पैसेजेस में देखी है और वहां से पहले भी पैसेजेस आ चुके हैं। उम्मीद है कि उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई पैसेज आता है और आपको पता रहेगा तो ईजी रहेगा। तो कुछ 10-15 क्लासेस होंगी इंडियन एविडेंस एक्ट एज वेल एज सीआरपीसी की मिला के, जो कि लॉ फाउंडेशन की आप देख सकते हैं, विच आई वांटेड कि मैं आपको एक लिस्ट फॉर्मेट दे दूं इस क्लास में, ताकि आप वो लेक्चर नंबर जाके आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है? बाकी जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था स्टूडेंट्स, दैट वी विल बी कवरिंग द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन वन शॉट ऑन 21 मई। कमिंग संडे को हम कंप्लीट लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील करने वाले हैं स्टूडेंट्स। एक रैपिड रिविजन होगा, लगभग 2 से 3 घंटे का रहने वाला है स्टूडेंट्स ये सेशन, जो मैं चाहूंगी कि आप जरूर देखें। हालांकि हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स को भी और अच्छे से डील करेंगे, है ना, डू नॉट वरी, विद ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विद ऑल द बेसिक्स वी विल बी डीलिंग इन सम बैचेस, बट फॉर टाइम बीइंग यू मस्ट वॉच दिस सेशन। तो संडे को मिलेंगे हम शाम को कितनी बजे? 6 PM। इट विल बी अ लाइव सेशन संडे को 6 PM लाइव हम मिलेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए, ठीक है? सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी व्हाट ऑल डेली टारगेट्स वी हैव टू कवर। तो आज समझेंगे पूरा लाइफ एंड लिबर्टी का जो बेसिक प्रिंसिपल है राइट, उसको समझेंगे और 2 पैसेजेस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले ये लिस्ट है जो सब्जेक्ट्स आपको देख लेने चाहिए एक बार फाउंडेशन बैच से, मोर देन सफिशिएंट अगर ये टॉपिक्स देख लोगे। पहले आपको सीआरपीसी में देखना हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स। क्रिमिनल कोड्स कौन कौन से होते हैं थोड़ा वो समझ लीजिएगा। लेक्चर नंबर 6 जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बारे में बताता है, ताकि जब कॉलेज में जाओगे तो उससे पहले भी थोड़ा नॉलेज होगा। एंड ये समझना क्यों है आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्यों है या क्या है, ताकि आप इनके फंक्शन समझ पाओ और जब भी इनका जिक्र किसी कॉन्सेप्ट में हो तो एटलीस्ट यू आर अवेयर कि दोनों के फंक्शंस में क्या डिफरेंशिएशन है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होता है, मेट्रोपॉलिटन कौन होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है। देन यू मस्ट नो द पावर्स ऑफ द कोर्ट, दैट इज कौन कितना सेंटेंस दे सकता है। हायरार्की वाइज मैंने वहां बताया है। मेंटेनेंस के प्रोविजंस बहुत समझना जरूरी है, जो कि सीआरपीसी के मेंटेनेंस के प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, बट फ्यूचर में आई विल बी डीलिंग विद मेंटेनेंस प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू योर मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ। जो पर्सनल लॉज में मेंटेनेंस की प्रोविजंस है उसको सीआरपीसी 125 के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। लैंडमार्क जजमेंट्स देख लेना। लेक्चर नंबर 10 जो पुलिस ऑफिसर्स के पावर्स बताते हैं, क्या पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स हैं, कैन दे अरेस्ट, कैन नॉट दे अरेस्ट, कब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक्सेट्रा। अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, जो कि आपको आईपीसी में तो पढ़ना ही है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली एंड पब्लिक न्यूसेंस जब हो जाए तो सीआरपीसी में बता रखा है किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं या मजिस्ट्रेट कैसा ऑर्डर पास करेगा और कौन पास कर सकता है। सेक्शन नंबर 145 एंड 145A अर्जेंट केसेस के मामले में कुछ ऑर्डर्स आ सकते हैं। एफआईआर क्या होता है लेक्चर नंबर 15 में देखने को मिलेगा। पावर्स क्या क्या है पुलिस के, जब भी उनके पास ऐसी कोई एफआईआर आती है या मजिस्ट्रेट के पास अगर कंप्लेन आई और पुलिस को डायरेक्शन मिला इन्वेस्टिगेट करने का, तो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, थोड़ा सा प्रोसीजर वो। पर्सन को अरेस्ट करना है तो कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कैन अ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट? द आंसर इज यस, यू एंड मी कैन ऑल्सो अरेस्ट एनी पर्सन। कौन सी सिचुएशन में अरेस्ट करेंगे वो लेक्चर नंबर 18 में दे रखा है। लेक्चर नंबर 19 डील्स विद द अरेस्टेड पर्सन के राइट्स, जो कि आपको फंडामेंटल राइट से कनेक्ट करके पढ़ने हैं। Then last lecture will be from CRPC regarding suspension, remission and commutation of the sentences, जो कि हमने pardoning powers of the president को पढ़ते वक्त हमने suspension, remission, commutation, respite, reprieve ये सब पढ़ा था। इंडियन एविडेंस एक्ट में आज जो सेशन मैंने लिया है दैट इज टाइप्स ऑफ एविडेंसेस पढ़ना। एडमिशंस क्या होते हैं, कन्फेशंस क्या होते हैं, दोनों में फर्क क्या है, ये आगे के सेशंस आने वाले अगले 1 महीने में ये सब हो जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है, क्या आप और मैं एक्सपर्ट की तरह किसी को ओपिनियन दे सकते हैं, क्या लीगल एडवाइस दे सकते हैं क्या कोर्ट को किसी मामले में। ओरल एविडेंसेस क्या होते हैं, एंड who may be a witness, witness कौन हो सकता है, आप और मैं कोर्ट में एज अ विटनेस जा सकते हैं या कोर्ट हमें खुद से बुलाएगा। एंड सेक्शन लेक्चर नंबर 31 जो कि डील करता है हॉस्टाइल विटनेस से। अभी कुछ और बोला फिर बाद में पलट गया।
क्या क्रेडिबिलिटी है इसकी, क्या कोई पनिशमेंट है, क्या इज इट अलाउड, तो वो सारा आप इंडियन एविडेंस एक्ट में देख सकते हो। तो आई थिंक ये कुछ आपके 10-15 कुछ ऐसे लेक्चर्स होंगे, तो आप जरूर देखिएगा, इनको शॉर्ट में देख सकते हो, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी विल बिगिन विद आवर टुडेज सेशन। और आज का सेशन क्या है स्टूडेंट्स, आर्टिकल नंबर 21 पे बेस्ड है, बिकॉज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज डेल्ट अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले एक चीज बहुत अच्छे से समझो, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तो व्हाट इफ देयर वाज नो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो हमें एन नंबर ऑफ राइट्स दे रखे हैं वो कभी हमें मिलते ही नहीं। राइट टू स्लीप नहीं होता, राइट टू क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं होता, राइट टू पोल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट नहीं होता, काफी सारे ऐसे राइट्स हैं जो हमें मिलते ही नहीं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जितना छोटा आर्टिकल नंबर 21 है, दैट इज टू से उसका जो कंटेंट जितना छोटा है उसका स्कोप उतना ही ज्यादा बड़ा है, which says no person shall be deprived of his life and personal liberty. Article number 21 is just like article number 32. Heart and soul of the constitution, that is article number 32 को definitely B.R. अम्बेडकर जी ने बोला है, but with that अगर किसी person के प्रॉपर एग्जिस्टेंस के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किसी हालत में, किसी सूरत में क्या नहीं हो सकता, वायलेट नहीं हो सकता, उसको कर्ब नहीं कर सकते, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 21 पे अप्लाई ही नहीं होता है, बिकॉज इट इज सच एन एसेंशियल आर्टिकल जिसके बिना किसी पर्सन का लाइफ एग्जिस्ट करना या उसकी लिबर्टी एग्जिस्ट ही नहीं होती। इफ आई एम नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर, इफ आई एम नॉट अलाउड टू स्लीप, इफ आई एम नॉट अलाउड टू ब्रीथ, तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा इंसान। तो आर्टिकल 21 इज सेड टू बी द बेसिक ह्यूमन राइट, बेसिक ह्यूमन राइट। और आर्टिकल 21 इमरजेंसी में भी वायलेट नहीं होता है। तो आर्टिकल 21 में दो तरीके के राइट्स हैं, एक है राइट टू लाइफ, दूसरा है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। आई हैव राइट टू प्राइवेसी, इट इज माई डिस्क्रिप्शन, आई एम एट लिबर्टी, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ। लेकिन डेफिनेटली देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, there are certain restrictions with respect to exercising my liberty, but when it comes to right to life there are no such restrictions. Liberty का मतलब I want to exercise my personal freedom, I want to wear whatever I want to look whatever type of person I want to look, but that doesn't mean कि कोई भी obscenity में दिखाना शुरू कर दूं। But when it comes to right to life, it means दैट मुझे मेरा जीवन व्यापन करने के लिए, एक मेरे शरीर को जो चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरा शरीर कंफर्टेबल है, वो चीज़ों की आवश्यकता हर एक पर्सन को होती है। दैट राइट्स आर सो सैक्रोसेंट टू आवर एग्जिस्टेंस, जो कोई भी पर्सन से नहीं छीना जा सकता। ओके, हालांकि राइट टू लाइफ का जो राइट है वो एनिमल्स को भी होता है, बट इट हैज़ नॉट येट बीन रिकग्नाइज्ड इन अ कंट्री। ओके, आर्टिकल 21 को फंडामेंटल राइट बोला जाता है, राइट? इट इज सेड टू बी फंडामेंटल राइट्स। देयर आर टाइप्स ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, व्हिच इज इंक्लूडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट्स अवेलेबल किसको है? आपको याद होगा जब मैंने राइट्स की बात की थी, फंडामेंटल राइट्स की, यू हैव टू स्टडी फंडामेंटल राइट्स विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स, दैट इज दोज राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू सिटीजंस एंड दोज राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजंस। सो आर्टिकल 21 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एज वेल एज नॉन सिटीजंस। फॉरेन का कोई पर्सन इंडिया में आता है तो उसको भी राइट अवेलेबल है। यू कैन नॉट टेल दैट पर्सन नो नो यू कैन नॉट स्लीप, क्यों? क्योंकि बाहर से आए हो, नॉट अलाउड। हर पर्सन को, दैट इज वर्ड क्या लिखा है स्टूडेंट्स, नो पर्सन। नो पर्सन इंक्लूड्स व्हाट? कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति को, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है और भारत के बाहर का भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्क्राइब द राइट एज द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ध्यान रखना, अगर एग्जामिनेशन में आ जाए हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर्टिकल 21। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, आर्टिकल नंबर 32। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू जस्टिस P.N. भागवती जी, आर्टिकल 21 embodies a constitutional value of supreme importance in the democratic society. आर्टिकल 21 क्या है? सुप्रीम इंपॉर्टेंस का है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी या डेमोक्रेटिक कंट्री के एग्जिस्टेंस के लिए, and it cannot be suspended even during emergency. It is your article 20 and 21 which cannot be suspended. आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। You want to restrict, state is at liberty to restrict any of the fundamental rights which the constitution has given to us, लेकिन 21 कभी भी वायलेट नहीं हो सकता है।
21 में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ये पूरी लिस्ट है जिसको हम देखेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट केस लॉस, जिसमें फर्स्ट है ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। केस लॉस के मामले में स्टूडेंट्स निश्चिंत रहना, क्योंकि आपको पैसेज में हमेशा लैंडमार्क केसेस दिए जाएंगे और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट केस लॉ इज ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951। इसमें कुछ चीज बोली गई थी which was overruled in the case of मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो व्हाट वाज सेड इन ए गोपालन केस? सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस में हमेशा आपके सामने साइट करूंगी, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आपके सुप्रीम कोर्ट के केसेस को ही प्रायोरिटी दिया जा रहा है। जनरली पैसेज देखोगे यू विल सी ऑलवेज सुप्रीम कोर्ट केसेस आर साइटेड ओवर देयर। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जो आर्टिकल 21 में हमें प्रोटेक्शन दे रखी, किस चीज की प्रोटेक्शन दे रखी? मैम जाओ जी लो अपनी जिंदगी, यू हैव राइट टू लाइफ प्लस फॉर पर्सनल लिबर्टी is available only against arbitrary executive action। एक गोपालन के केस में बोला, मैम आपका आर्टिकल 21 का राइट आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब कोई आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जब आपके अगेंस्ट कोई ऐसा आर्बिट्री एक्ट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, तभी हम आपके आर्टिकल नंबर 21 को प्रोटेक्ट करने आएंगे, अदरवाइज नॉट। एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव एक्शन में क्या हुआ कि इफ लेजिस्लेचर मेक्स एनी लॉज व्हिच वायलेट्स योर आर्टिकल नंबर 21, नो प्रोटेक्शन फॉर योर आर्टिकल 21। यही हुआ कि आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दैट इज आर्टिकल 21 के अगेंस्ट अगर लेजिस्लेचर ने कोई आर्बिट्री एक्शन लिया है तो योर आर्टिकल 21 विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। ओनली एंड ओनली एग्जीक्यूटिव फंक्शंस या एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो आर्बिट्री हुए तो हम आपके आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट। ये तो गलत है। बी इट योर legislative action, be it your executive action, be it your judicial action, be it an action by any individual, article 21 should be protected in each and every case। जो मनेका गांधी के केस में बोला गया हम देखेंगे, ठीक है। This means that state can deprive a person of right available article 21 based on law। समझ आया? लेजिस्लेचर काम क्या होता है? टू मेक लॉज। तो लेजिस्लेचर क्या ऐसा कोई भी लॉ बना सकता है जिससे हमारा आर्टिकल 21 वायलेट हो? आंसर इज यस, एज पर ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951। बट दिस वाज ओवररूल्ड इन 1978, दैट इज मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया ए गोपालन में दी हुई चीज एंड एक वाइडर इंटरप्रिटेशन किया आर्टिकल 21 का। इट सेड कि आर्टिकल 21 का स्कोप नैरो नहीं है जितना कि ए गोपालन में दिखाया गया, इट हैज अ वाइड स्कोप। इसका इंटरप्रिटेशन आपको वाइडर पॉइंट से करना है। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी इंक्लूडेड और इनकलकेटेड इन आर्टिकल 21। व्हाट आर दोज थिंग्स? सो फर्स्ट इन्होंने बोला, इट रूल्ड दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ ऑन द कंडीशन दैट द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। आप एक पर्सन का आर्टिकल 21 को क्या कर सकते हो? कर्ब कर सकते हो, आप उसको डिप्राइव कर सकते हो अपने आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आप डिप्राइव कर सकते हो, बट ओनली व्हेन द लॉ और द प्रोसीजर व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन द लॉ इज रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। अच्छे से पढ़ना स्टूडेंट्स, रीजनेबल है, जस्ट है, फेयर है। तो तभी मैंने बोला था फर्स्ट डे ऑफ द सेशन कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट नहीं है। So I mean to say fundamental rights are not absolute in nature। Why they are not absolute in nature? Because fundamental rights पे students restriction लगता है, it is reasonable restriction। सोचो अगर fundamental rights absolute हो जाते, state को कोई power ही नहीं होता reasonable restriction को लगाने का, तो आज मैं कुछ बोल रही होती, public कुछ भी बोल रही होती, कुछ भी कर रही होती। Why? Because we have fundamental rights, we can do whatever we want। Constitution ने हमको fundamental rights दिया है, but there are reasonable restriction and reasonable restriction is in the hands of the legislature जो कि यहाँ पर लॉज बना के हमारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। और वो लॉ अगर रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट है, हमारा आर्टिकल 21 क्या किया जा सकता है? वायलेट नहीं, कर्ब किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, हमें डिप्राइव किया जा सकता है ऑफ आर्टिकल नंबर 21। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव राइट टू स्लीप, मेरे पास राइट टू स्लीप है। हम लोग राइट टू स्लीप के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, राइट? तो व्हेन आई से दैट आई हैव राइट टू स्लीप, तो क्या उसका मतलब है कि मैं ताजमहल में जाके सो जाऊं, मैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके बाहर जाके सो जाऊं, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर जाके सो जाऊं? नो।
अगर लॉज हैं जो रीजनेबल हैं, फेयर हैं, जस्ट हैं, दे कैन बी इम्पोज्ड ऑन मी. पॉइंट नंबर 3, राइट टू लाइफ डू नॉट मियरली मीन एनिमल एग्जिस्टेंस. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पावर दिया, मैम जा लीजिए, जाइए जी ली अपनी जिंदगी, क्योंकि आर्टिकल 21 सेज दैट यू कैन लिव इन विच एवर मैनर यू वांट. स्टेट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर अंटिल एंड अनलेस इट इज रिक्वायर्ड, अंटिल एंड अनलेस इट इज रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर, तो इंटरफेयर करेंगे, अदरवाइज हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. यू कैन गो एंड लिव योर लाइफ. बट डज दैट मीन कि स्टेट फिर मुझे एनिमल एग्जिस्टेंस की लाइफ जीने को मजबूर कर देगा? मैम किधर जरूरत है हवा की, पानी की, सांस आ रही है ना, जी लो ना. अरे पर जीने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मेरे को सांस आ रही हो और मेरे को 2 वक्त की रोटी मिल गई. Mere animal existence is not a proper life or is not a justified life. What do extra things I require for a dignified life? I need respect. I need the respect from the society. I do not want anybody to defame me. तो एनिमल एग्जिस्टेंस के अलावा और ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक व्यक्ति को लगेगी, किस चीज के लिए? अपने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए. All those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete and worth living will be included in this. Right to life में हर वो चीज आने वाली है जिसकी वजह से एक पर्सन की लाइफ मीनिंगफुल बने, कंप्लीट बने एंड उसको लगे कि जिंदगी जिंदगी है, इनफैक्ट दुख नहीं है. एंड द रियलिटी इज कि हम सबको आजकल बहुत ही जल्दी उम्र में ऐसा लग रहा है कि जीवन एक दुखों का पहाड़ है. ये अच्छा ही होता भगवान जीवन ना देता. But it completely depends upon our vision, how we look at the things. It depends upon our attitude, how we deal with the things. ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते. ऑलवेज रिमेंबर, सबको सब कुछ नहीं मिलता है. किसी के जीवन में पैसा है तो हेल्थ नहीं है, किसी के जीवन में हेल्थ पैसा सब कुछ है तो प्यार नहीं है, किसी के जीवन में रेप्यूटेशन नहीं है. बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो एवरीबडी इज चेजिंग बट इज नॉट एबल टू फुलफिल. सो इट डिपेंड्स हाउ सेटिस्फाइड वी फील. इफ वी टेंड टू थिंक कि हमारा सक्सेस वो होगा जो कि सोसाइटी डिसाइड करे, then we will never be satisfied. You will never feel that you are successful in your life because society never has a perfect yardstick to measure that this is your success. आपके आसपास लोगों को उठा के देख लो, उनके हिसाब से आपका सक्सेस उस दिन है जिस दिन एनएलयू फाड़ लिया कि भाई एनएलयू में चला गया हमारा स्टूडेंट, सरकारी नौकरी लग गई. इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना, जब तक टीवी पे नहीं दिखेगा मोहल्ले वाले नहीं मानेंगे या फैमिली वाले नहीं मानेंगे कि इसने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल काम किया है. फॉर दैट पर्पस हो सकता है मेरे अराउंड भी लोगों को लगे कि क्या है, घर में ही तो रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं शायद, बट दे डोंट नो दैट whatever we are doing in a life, we are satisfied. So if you feel satisfied, you are already a successful person. Because society के खुद के अलग तरीके हैं सबका सक्सेस मेजर करने का. क्लियर है? So कोई चीज़ आपके लिए मीनिंगफुल है, कोई चीज़ जो आपको कंप्लीट करती है और वर्थ है लिविंग के लिए, ऐसी जिंदगी को हम राइट टू लाइफ में इंक्लूड करेंगे. दैट मीन्स मुझे इंटरनेट चाहिए जीने के लिए. ऐसा नहीं कि एक दिन आए जो हमारी सरकार आए और इंटरनेट खत्म कर दिया. अरे हाउ कैन यू टेक अवे द राइट टू इंटरनेट? रीजन बीइंग दैट इफ इंटरनेट इज नॉट देयर, आई वोंट बी एबल टू कंडक्ट क्लासेस, आई वोंट बी एबल टू अर्न माई लाइवलीहुड. मुझे पीडब्ल्यू बोलेगा निकलो मैम, कोई इंटरनेट नहीं था, क्लास ही नहीं लिया. सो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पैसा नहीं तो खाना नहीं, खाना नहीं मकान नहीं, फिर काय का जीवन. ओके चलिए. सो कौन से चीजें आर्टिकल 21 में इंक्लूड की गई हैं? ये सारी चीजें मैम आर्टिकल 21 में तो मेंशन नहीं थी, आप कहाँ से लेके आए? केस लॉज. इट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विच हैज मेंशन कि आर्टिकल 21 में अलग अलग केस लॉज में ये सारी चीजें आने वाली है. अगर कोई प्रिजनर को हम जेल में भेजते हैं, डज दैट मीन कि पुलिस को पता है कि हाँ ये तो कन्विक्टेड, चलो मारो इसको, निकालो अपनी फ्रस्ट्रेशन? क्यों? He also has right to dignity, right to self-respect. He also has right against right to protection against the torture. आपने उसको जेल में भेज दिया. Even if he is a convicted person, even if he is a arrested person, even he is not convicted, or for that matter even if he is convicted, उसके भी कुछ basic human rights and Article 21 is considered to be that one of the basic human rights. So पहला क्या आया? Right to live with human dignity. सबको आदर सम्मान का अधिकार है. डिसेंट एनवायरमेंट, दैट इज पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज. आई एम लिविंग इन अ रेजिडेंशियल सोसाइटी. उसका ये मतलब नहीं है बेटा कल आप मेरे घर के आजू बाजू 4-5 फैक्ट्रीज लगा दो, करो एमिशन, देखते हैं मैम कैसे रहती हैं. ओके जो कपड़े बाहर सुखाएंगे ना वो सारे काले हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है मैम, पीडब्ल्यू की टी शर्ट काली तो है ना. राइट टू लाइवलीहुड, लेट मी अर्न.
Right to privacy, I can do whatever I want in my private areas, in my house, nobody can interfere with that. Right to shelter, एक सुखद जीवन के लिए क्या जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, तो उसका अधिकार है, नो वन कैन डिनाई दैट टू मी. राइट टू हेल्थ, जिसको कि अभी तक स्टूडेंट्स काफी स्टेट्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बट इफ इट इज कंसिडर्ड एज राइट टू हेल्थ से रिलेटेड अगर एक प्रॉपर बिल आ जाता है जिस तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे पहले मेडिकल बोर्ड्स एंड जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इसमें क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट एजिटेशन करते हैं. रीजन बीइंग कि जिस दिन राइट टू हेल्थ से रिलेटेड आपका बिल आ गया या एक्ट प्रॉपर पास हो गया, इफेक्ट में आ गया, उस दिन से every person can go in a government and a private hospital for the proper treatment and no doctor can deny it. Right to free education up to 14 years. Right to free legal aid. free legal aid के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. solitary confinement, जो आप काले पानी की सजा वगैरह बोलते हो ना, solitary confinement. solitary confinement कब मिलता है स्टूडेंट? solitary confinement या एकांतवास ये तब मिलता है जब एनी पर्सन हैज बीन पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट. तो वहां पे आपको थोड़ा आइसोलेटेड रखा जाता है, बंद कमरे में, अंधेरी गुफा जैसी जगह में आपको रखा जाता है. राइट टू स्पीडी ट्रायल, दैट डजंट मीन दैट ट्रायल इतना आराम से चले या हमारी जो जुडिशरी का जितना भी स्टाफ है या डिग्निटरीज है वो बहुत लेथार्जिक हो जाए. राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट? एग्जीक्यूशन चाहे वो आपके सेंटेंस का हो या किसी भी चीज का हो या डिक्री का हो. राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, आई कैन ट्रैवल एनीवेयर. इट डजंट मीन दैट मैम इंडिया के हो तो इंडिया में रहो, कहीं और नहीं जा सकते. आई कैन गो टू एनी फॉरेन कंट्री प्रोवाइडेड कि जिस फॉरेन कंट्री मुझे जाना है अगर वहाँ वीजा लगता है तो मुझे वीजा अप्लाई करना पड़ेगा. राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, नो वन विल बी ट्रीटेड इनह्यूमनली, स्पेसिफिकली सर्वेंट्स, मेड्स. आपको पता है 6 से 7 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे काम करने की हर ह्यूमन की कैपेसिटी, तो उतना ही काम कराओ ना. 12 घंटे किसी को काम करवा सकते हो? सुबह 9 बजे ऑफिस बुलाया, रात को 10 बजे छोड़ रहे हो, नहीं अर्जेंट काम है करना पड़ेगा. दिस इज कंप्लीट बॉन्डेड लेबर वाला काम है. बिकॉज स्टूडेंट्स पता है एक चीज है, व्हेनेवर यू आर वर्किंग, बी इट अ कॉर्पोरेट सेक्टर और बी इट अ गवर्नमेंट सेक्टर, इफ द एम्प्लॉयर वांट्स कि प्रोडक्टिव रिजल्ट्स निकले, उसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू गिव सम टाइम टू एम्प्लॉय टू थिंक, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ों में समय लगता है. क्रिएटिव चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, एक्सपेरिमेंट करने में समय लगता है. इफ आई आस्क माई डिजाइनर चलो फटाफट डिजाइन बनाते जाओ, मेरे को क्लासेस प्रिपेयर करनी है, एंड आई डू नॉट गिव हिम अ सिंगल डे ब्रेक और इवन अ ब्रेक फॉर इवन अ आवर, will he be able to produce new ideas, show new creativity कि मैम ये कुछ अच्छा है, ये कुछ करेंगे? नहीं कर पाएगा, because his brain is constantly occupied with the burden or with the task. So it is very necessary कि किसी भी person को bonded labor की तरह treat नहीं किया जाए. Even if you want to make certain creative things for yourself, be it your syllabus या कुछ अलग जाके पढ़ना है या अपना अलग से एक syllabus बनाना, strategy बनानी है, उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा. ये होगा स्टूडेंट्स. एग्जाम का जो एटीट्यूड है या जो एग्जाम का प्रिपरेशन का तरीका है वो हर किसी के साथ उसमें ये होता है कि हर स्टूडेंट हर हफ्ते 10-15 दिन के बाद थोड़ा बोरिंग सा फील करने लगता है या लगता है कि अब नहीं हो रहा है. दैट टाइम जस्ट टेक अ ब्रेक. ब्रेक का ये मतलब ये 7-8-10 दिन ब्रेक ले लिया, पढ़ाई 10 दिन, उसमें कितना ब्रेक, कोई मूवी देख लो 4-5 घंटे के लिए, किसी दिन बाहर चले जाओ. मेक श्योर दैट यू स्टडी 6 days इन अ वीक, कीप 1 day फॉर रिविजन, एंड पूरे दिन में से भी 1-2 घंटा दूसरी चीज़ों में खुद को इंडल्ज करना सीखो. सिर्फ पढ़ाई में रहोगे, एक समय आएगा जब बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे. एंड लाइफ हैज़ लॉट मेनी थिंग्स. सो इस एज में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मिस नहीं करनी चाहिए, मियरली बिकॉज वी आर टारगेटिंग फॉर सम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे होना चाहिए. बट मेक श्योर दैट यू एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू कम बैक. बिलीव मी. जो कहते हैं क्या कि कॉलेज में जाके मजे करेंगे, सच बात है कॉलेज में मजे नहीं होते, जो होता है स्कूल में होता है. सो एंजॉय, जितना एंजॉय कर सकते हो करो. आई डोंट मिस माई कॉलेज डेज, आई मिस माई स्कूल डेज. दिस इज द रियलिटी. ओके, चलो. राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट, कस्टोडियल डेथ्स नहीं होनी चाहिए. इसमें भी मैंने एक शॉर्ट बनाया था. सुनील बत्रा के केस में भी यही बोला था कि कस्टडी में अगर कोई पर्सन है एंड इफ ही इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, anything which is an offense or illegal, jail authorities do not have power to punish that person. क्योंकि convicted है, हमारे कब्जे में, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, कुटाई कर सकते हैं. not allowed. Supreme Court, High Court and Judiciary is there to give him the punishment. Right to emergency medical aid, right to timely medical treatment, right to fair trial, fair and just trial होना चाहिए, that is natural justice concept, Audi Ultram Partum. Right of prisoner to have necessities of life,
अगर जेल में कोई कैदी है, बुखार आ गया, तो ऐसा थोड़ी कि आप उसको दवाई नहीं दोगे कि हाँ ठीक है पड़े रहो, वैसे ही कन्विक्टेड पर्सन नो, आप उसको मेडिसिन दीजिए। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी। अब ये मत बोलना मैम वेयर राइट टू मैन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी। ऐसा ये अलग से इसलिए प्रोविजन बनाया गया स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 15, जो स्टेट को ये पावर देता है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू हियरिंग। पब्लिक हैंगिंग मतलब आप किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दे रहे, तो ऐसा नहीं कि पूरी पब्लिक को बुला के, स्टेट को, सिटी के जितने भी लोग उनको बुला के उनके सामने वो डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करें। राइट टू हियरिंग दैट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों पार्टीज को दीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, वी कैन एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक डिपार्टमेंट। राइट टू रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन में सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, ये एक समय के बाद आपको डेफिनेटली महसूस होगा। एंड लर्न टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, समाज में जो भी गलत चीजें चल रही है उसके विरुद्ध आपको प्रोटेक्शन का अधिकार है। राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का अधिकार है। राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, मतलब जो चेन्स वगैरह से जब हम कई बार अक्यूज पर्सन को या कन्विक्टेड पर्सन को लेके आते हैं, वो सब नहीं, ऐसे हथकड़ी वगैरह वो सब लगा के, मतलब हाथ में हैंड कफिंग हो सकती है। हैंड कफिंग भी तब जब लगे कि अ पर्टिकुलर पर्सन जो एप्रीहेंड किया, जिसको हमने अरेस्ट किया है, उसने कुछ हीनियस क्राइम किया है, उसका नेचर ऐसा कि हो सकता है कभी भी भाग जाए। बार फेटर्स मतलब आप उसको चेन्स वगैरह से बांध के नहीं रखोगे। राइट टू एप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू स्लीप एंड राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन। बहुत है, देयर कैन बी हंड्रेड्स एंड many articles or many things which can be included in article 21. These are some of them, okay? चलिए, now we will move on to the passage. Passage क्या कहता है ये समझेंगे आज हम, ठीक है? So the first passage that is before us, it says right to life is also known as procedural Magna Carta protection of life and liberty. Magna Carta क्या है? Magna Carta आपका होमवर्क रहने वाला है। Magna Carta क्या यूएसए से डील करता है या यूके से डील करता है? किसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है ये? किसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है ये? क्या ये यूएसए की है या यूके की है? ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इंटरनेशनल लॉ जो हम डील करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें डील करेंगे डुअलिज्म क्या है, मोनिज्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, किस तरीके से जो इंटरनेशनल लॉ है उसका हमारे डोमेस्टिक लॉ पर फर्क पड़ता है। इट इंक्लूड्स वेरियस राइट्स सच एज राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी एटसेट्रा। अब बात कर रहे हैं किसकी? राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इज वाज हेल्ड टू बी द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इन द केस ऑफ केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Right to privacy is an integral part of right to life and personal liberty guaranteed under Article 21. The Supreme Court's 9-judge bench ruled unanimously without any opposition. The apex court held that right to privacy is a fundamental right and it is protected under Article 21 of the Constitution of India. The right to privacy is our right to keep a domain around us. हम अपने आसपास ऐसा सराउंडिंग रख सकते हैं which includes all those things which are part of us. जो मेरे आसपास मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं उसमें आराम से रह सकूं या उससे खुद को सराउंड करूं, ये मेरा राइट टू प्राइवेसी में आता है। such as body, home, property, thoughts, feelings, secrets and identity. If I want to protect something that is taking place in my life, I have right to do that. What am I doing in my phone? मैं किससे बात कर रही हूँ, किसको मैसेज कर रही हूँ? You do not have right to see that, है ना? किसी को भी नहीं है, ना मैं देख सकती हूँ ना आप देख सकते हो। बट होती ना सिबलिंग्स की आदत की, अगर लैपटॉप में उसका व्हाट्सएप खुला रह गया या टेलीग्राम है तो फटाक से गए, खोले, देखा अच्छा क्या क्या चल रहा है, फिर क्या करेंगे? सिबलिंग्स होते हैं, है ना, वो अपना धर्म निभाएंगे। चलो, द राइट टू प्राइवेसी गिव्स अस द एबिलिटी टू चूज which parts of this domain can be accessed by others and to control the extent, manner and timing of the use of those parts which we choose to disclose. ये जो भी डोमेन मेरे आसपास है, जो भी चीजों से मैं घिरी हुई हूँ या मेरी जिंदगी में जो भी चल रहा है, इस मामले में राइट टू प्राइवेसी मुझे अलाउ करता है दैट आई हैव राइट कि मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा डिस्क्लोज करना है, किस हद तक करना है और क्या टाइमिंग पे करना है।
इफ आई वॉन्ट दैट समथिंग इज गोइंग इन माई लाइफ एंड आई शुड मेक यू पीपल अवेयर, तो हो सकता है मैं आपके साथ आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दूँ, आप में से किसी एक दो स्टूडेंट से बात कर लूँ कि बच्चे आज मन हल्का करना है, जिंदगी में ये चल रहा है, दुख दुविधा समस्या इशू खत्म ही नहीं हो रहा है. सो दिस इज व्हाट, नो डाउट आई हैव राइट टू प्राइवेसी, बट मैंने आप में से किसी दो स्टूडेंट को बताया तो यू कीप इट टू योर सेल्फ. Why? Because I decided to disclose it. I chose to disclose it to you. So I have right कि मैं decide करूंगी कि मेरे जीवन में कुछ चल रहा है या there is something which is surrounding me. तो I will decide to whom I have to tell and to what extent I have to tell. State will not interfere in this. So this is said to be right to privacy. So basically first passage is related to your right to privacy. Right to privacy. हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट हो जो ये बताना चाहता हो कि मैम मेरी अभी साइकोलॉजिकली जो है मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ एग्जाम के लिए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सो यू कैन शेयर इट विद मी एज पर योर राइट टू प्राइवेसी. ओके, बट दैट डजंट मीन कि आई गो एंड डिस्क्लोज इट टू अदर्स. मतलब क्या, आई हैव ब्रीच्ड योर राइट टू प्राइवेसी? एब्सोल्युटली. प्राइवेसी इज एन इनहेरेंट राइट. इनहेरेंट राइट मतलब यू रिमेंबर हमने वेस्टेड एंड इनहेरेंट राइट्स के बारे में पढ़ा था. इनहेरेंट मतलब ऑलरेडी प्रतिस्थापित है, हमेशा से आप में निहित है. इट इज इनहेरेंट. इनहेरेंट मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम यू. दस इट इज नॉट गिवन बट ऑलरेडी एग्जिस्ट. ये दी नहीं जाती, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. कोई छोटा सा बच्चा भी अगर धरती पर आता है, मान लो पूरा ही एक वर्ल्ड था, कोई कंट्रीज वगैरह नहीं थी यहाँ पे, जब कोई कंट्रीज नहीं थी, जब सिर्फ यू नो एप्स आए थे, जब ह्यूमंस का भी एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था, सबके पास राइट था, राइट टू प्राइवेसी. वहाँ कोई बताने की जरूरत नहीं थी. राइट टू प्राइवेसी किसी को देने का किसी का अधिकार नहीं है, बट इट ऑलरेडी एग्जिस्ट. ये बाय डिफॉल्ट प्रिज्यूम कर सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट करती है बिना मांगे या बिना दिए हुए. एक छोटा बच्चा भी है तो वो भी छोटा सा होता, तो क्या बोलता है, मम्मी ऐसे हर किसी के सामने नहीं नहाऊंगा, मुझे पूरा कपड़े वगैरह पहना के आप या तो सबके सामने नलाओ, नहीं तो प्राइवेटली ऐसे बाथरूम में नलाओ. बिकॉज इवन दैट स्मॉल किड हैज राइट टू प्राइवेसी. ओके, वो बात अलग है कि बचपन में बच्चों के ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अब ऐसे फोटोज खींच लिया, बड़े होने के बाद उनको दिखाया जाता है कि ये देखो ऐसे थे तुम. इट इज अबाउट रिस्पेक्टिंग एन इंडिविजुअल एंड इट इज अनडिजायरेबल टू इग्नोर अ पर्सन्स विशेस विदाउट कंपेलिंग रीजन टू डू सो. ये बिल्कुल भी मॉरली या एथिकली करेक्ट नहीं है कि आप किसी के पर्सनल विशेस को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और उसको कंपेल कर रहे हैं कोई चीज़ बताने के लिए. कोई लड़की ने अपनी फीलिंग्स किसी लड़के को बताई, उस लड़के ने जाके पूरे स्कूल में ढिंडोरा पिट दिया, अरे वो तो अपने को लाइक कर. दिस इज नॉट अलाउड. आपने राइट टू प्राइवेसी ब्रीच किया है. इट वॉज हर चॉइस टू डिस्क्लोज इट टू दैट पर्टिकुलर बॉय ओनली, बट दैट डजंट मीन कि आप सबको जाके बता दो. राइट टू प्राइवेसी ब्रॉडली एनकम्पसेस फिजिकल प्राइवेसी. यू नो, अगर किसी का फिजिकल प्राइवेसी ब्रीच किया, दैट इज वेयर अ पर्सन एक्सपेक्ट्स हिम नॉट टू बी वॉच्ड बाय एनी पर्सन. और उस सिचुएशन में अगर उस पर्सन को जाके कोई देख लेता है, इट अमाउंट्स टू व्हाट, 357C, दैट इज वॉयरिज्म. क्या होता है? वॉयरिज्म होता है. 357D किससे सॉरी 354C, 354D किससे डील करता है? स्टॉकिंग से डील करता है. So voyeurism is what? Voyeurism is that you are seeing a person in such a situation where he expects not to be watched or not to be seen by anyone. कोई वॉशरूम में लेडी गई है, अपने कपड़े चेंज कर रही, ट्रायल रूम में है, कपड़े चेंज कर रही, वहाँ यही उम्मीद करेगी ना कि कोई उसको नहीं देखे, बट देख लेता है तो आपने उसकी फिजिकल प्राइवेसी को क्या किया है? वॉयलेट किया है. इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सर्कुलेट हो रही है, तो ऐसा नहीं कि आप भी उसमें आ जाओ और हाँ ठीक है चलो सबको बताते हैं. And decisional autonomy. Decisional autonomy means what? That particular person under right to privacy has right that he can decide good or bad for himself. In the historic 9-bench judgment, Justice R.F. Nariman, in his separate judgment, stated that in the Indian context, a fundamental right to privacy would cover at least 3 aspects. कि इंडिया में if we want to see right to privacy, there has to be 3 aspects. वो 3 एस्पेक्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट इट सेज प्राइवेसी दैट इन्वॉल्व्स द पर्सन, दैट इज व्हेन देयर इज सम इन्वेजन बाय द स्टेट ऑफ पर्सन's राइट रिलेटेबल टू हिज फिजिकल बॉडी सच एज राइट टू मूव फ्रीली. कहने का मतलब ये है कि राइट टू प्राइवेसी में क्या आता है? राइट टू मूव फ्रीली ऑल्सो. प्राइवेसी दैट इन्वॉल्व्स द पर्सन, जो भी पर्सन है उसके प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो उसी के राइट्स हैं. एंड अगर स्टेट उन राइट्स का इवेजन करती है तो ऑब्वियसली दैट विल बी वायलेशन.
एंड जो राइट टू प्राइवेसी है पर्सन का, उसमें क्या आता है, उसमें फिजिकल बॉडी भी आता है. फिजिकल बॉडी जस्ट डजंट मीन दैट यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे कोई देखे आपको, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं देखना. उसके साथ साथ फिजिकल बॉडी में और क्या आता है, राइट टू मूव फ्रीली. आई एम नॉट फीलिंग गुड इन माई रूम, आई कैन गो ऑन टेरेस. आई एम नॉट फीलिंग गुड ऑन टेरेस, आई कैन गो उससे भी ऊपर. अब उससे भी ऊपर जाके नहीं, आई एम नॉट फीलिंग गुड, अब ये मत बोलना मैम नीचे कूद जाना, ठीक है. 3 मंजिला बेटा है, नीचे कूदूंगी तो फिर खत्म है मामला. ओके, सो आई कैन गो वेर एवर आई वॉन्ट. फिजिकल बॉडी मतलब राइट टू प्राइवेसी में स्टूडेंट्स ये भी पॉइंट है कि इफ आई वॉन्ट टू मूव हेयर एंड आई वॉन्ट टू गो हेयर, आई एम हेयर एंड आई वॉन्ट टू मूव टू दिस प्लेस, आई कैन गो. दैट मीन्स आप किसी भी पर्सन की फिजिकल बॉडी का रॉन्गफुल डिटेंशन या रॉन्गफुल रिस्ट्रिक्शन, या मैं सही वर्ड्स अगर यहाँ यूज करूँ, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होगा. ओके, informational privacy which does not deal with the person's body but deals with person's mind. थर्ड एस्पेक्ट क्या आता है, पहला तो आ गया स्टूडेंट्स फिजिकल बॉडी, क्या आ गया फिजिकल बॉडी. सेकंड क्या बोला, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी. इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी में क्या आता है, पर्सन's mind, and therefore recognizes that an individual may have control over the dissemination of material that is personal to him. Unauthorized use of such information may therefore lead to infringement of his rights. That is to say, आई मे हैव एनी ओपिनियन, मेरा किसी धर्म को लेके, किसी ट्रेडिशन को लेके, किसी भी रिलीजन या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई फीलिंग है या कोई फेथ है, उसको लेके मेरा खुद का एक ओपिनियन है. सो दैट इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी. अलॉन्ग विद दैट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो मुझसे रिलेटेड अगर उसका अनऑथोराइज्ड यूज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्रिंजमेंट. माई लैपटॉप, it is my private laptop and if anybody tries to work on this laptop या मुझसे बिना पूछे access करे तो obviously that will be an infringement because I have many things on this. notes हो सकता है, कुछ accounts के access हो सकता है, कुछ bank accounts हो सकता है, या for that matter professional कुछ ऐसे IDs वगैरह हो सकते हैं जिसका access मैं नहीं चाहती कि किसी को मिले. Point number 3, the privacy of choice. Privacy of choice, मेरी जिंदगी में मैं कुछ भी चुनूं ये मेरा प्राइवेट राइट है, which protects an individual's autonomy over fundamental personal choices. सबकी चॉइस अलग अलग हो सकता है कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम खाना पसंद है, मेरे को वनीला फ्लेवर पसंद है, या हो सकता है कि मुझे कोई भी और चॉकलेट खाना पसंद है. सो मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं बोल सकता ना ये मैम ये वाली आपको आइसक्रीम खानी पड़ेगी. सो प्राइवेसी ऑफ चॉइसेस. फॉर दैट मैटर प्राइवेसी ऑफ चॉइस में और क्या आ सकता है, आई कैन चूज एनी पर्सन इन माई लाइफ. I can choose to throw any person out of my life if I feel that a particular person is being toxic or a particular some opinion or some people holding some type of faith or feeling is very negative for me. एक negative vibe मिल रही है, negative energy communicate हो रही है, I can isolate myself from them, एक दूरी बना सकती हूँ. It is my choice. Okay. Now another point is Supreme Court was careful to point out that the fundamental right to privacy is not absolute. क्या नहीं है, absolute नहीं है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं हम, restrict कर सकते हैं, and that it will always be subject to reasonable limitation. Fundamental right चाहे कोई भी हो student, be it 14, 15, 19, 21, all are subject to reasonable restriction. It was held that the state can limit the right to privacy to defend legitimate state interest. स्टेट का इंटरेस्ट है उस चीज में तो आपके राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच किया जा सकता है. देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अ टेररिस्ट और वो कम्युनिकेट कर रहा है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, तो क्या कर सकती है कोर्ट, यहाँ पर उसका मोबाइल ले सकती है, उसके रूम की तलाशी की जा सकती है, एनीथिंग, दे कैन एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिम, उसकी हर प्राइवेसी को हम यहाँ ब्रीच कर सकते हैं. ओनली स्टेट एक्शन that passes each of these 3 tests can limit the rights. First, the state must. अब ये 3 कौन से टेस्ट हैं जो आपके स्टेट को पास करना पड़ेगा. First is the state action must have a legislative mandate. Legislative mandate means it should be backed up by the law. That is, law should allow the state to interfere with our right to privacy or with Article 21. Second क्या बोला, it must be pursuing a legitimate state objective. There must be a legitimate objective. आप मेरा फोन इसलिए चेक मत कर दीजिए क्योंकि आपको बड़ा इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में. आप मेरा फोन, दैट इज टू से पुलिस, मेरा फोन तब चेक कर सकती है व्हेन दे हैव रीजनेबल एप्रीहेंशन की हो सकता है ऐसी कुछ गतिविधियां हो जो कि हमारे स्टेट के या नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी के अगेंस्ट हो. एंड थर्ड पॉइंट इज, इट मस्ट बी प्रपोर्शनेट.
Proportionate means that such action must be necessary for democratic society both in nature and scope, and the action should be least intrusive of the available options to achieve the goal. कहने का मतलब ये है जितना हो सकता है कम से कम उस राइट के साथ इंटरफेयर करते हुए आपका कोई लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव है तो वहां पे लेजिस्लेटिव मैंडेट के होते हुए आप वो राइट को क्या कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज श्याम who is accused of stealing valuables. क्या किया? चोरी किया. अब जाहिर सी बात है कोई पर्सन चोरी करेगा तो पुलिस आके छानबीन करेगी कहाँ चोरी हुई, उसके बाद उसके घर पे भी देखा जाएगा कि उसने कहीं वो चुरा के मटेरियल दैट इज स्टोलन प्रॉपर्टी अपने घर पे तो कंसील करके नहीं रख ली, या कोई पर्सन और तो ऐसा नहीं है जो उसको असिस्ट कर रहा है उस स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करने में या डिस्पोज करने में. सो श्याम हु इज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग वैल्यूएबल्स is currently being interrogated by the police. पुलिस क्या कर रही है? उससे बातचीत कर रही है, उसका proper examination कर रही है. However, when asked about his whereabouts during the time of the theft, he refused to disclose the information. जब पुलिस ने उससे उसका एड्रेस पूछा उसने रिफ्यूज कर दिया. इसलिए मैंने बोला CRPC का जाके लेक्चर देखना which talks about the powers of the police to arrest. पुलिस के पूछने पर अगर हमने अपना ट्रू नेम एंड ट्रू एड्रेस नहीं बताया, पुलिस हैज पावर टू अरेस्ट अस. रिमेंबर दिस थिंग. पुलिस के पास पावर है, वो हमें अरेस्ट कर सकती है अगर हमने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, एड्रेस और नाम पता नहीं बता रहे हैं. तो कोई ऑफेंस नहीं भी किया है, नाम पता पूछा पुलिस ने, जहां पुलिस हैज पावर, आपने नहीं बताया, पुलिस कैन अरेस्ट. ओके. He refuses to disclose the information. नहीं बता रहा है, एक तो चोरी और ऊपर से एड्रेस भी नहीं बता रहा, asserting that it violates his right to life and breaches his right to privacy. अब कई बार हम देखते हैं कि यंगस्टर्स कोई ऐसी गतिविधियां, कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेते, पुलिस आती है, पकड़ती है, सबसे पहले पूछती पापा का नाम बताओ, कहाँ रहते हो, बोल रहा नहीं बताऊँ. क्यों बताऊँ? आप, मैं 18+ हूँ, जो बात करनी है मुझसे करो, पापा से क्या काम है? नहीं बताओगे तो डेफिनेटली वो यहाँ पे नहीं बोल सकते राइट टू प्राइवेसी है, वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, मेरे पेरेंट्स को क्यों बुला रहे हो. द स्टेट लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर इफ दे हैव द पर्टिकुलर लॉज विच मैंडेट्स देम, जो कि उनके ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन डालता है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली वी हैव टू लेट देम नो अबाउट दैट इंफॉर्मेशन, देयरबाय रेंडरिंग द एक्शन ऑफ पुलिस इनवैलिड. क्या बोला श्याम ने कि मेरा राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ है एंड आप मेरी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हो जब आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या नाम है, तो आप क्या कर रहे हो? मेरा राइट टू लाइफ ब्रीच कर रहे हो. एंड रेंडरिंग द एक्शन ऑफ पुलिस इनवैलिड. पुलिस का एक्शन क्या क्या इनवैलिड घोषित कर रहा है, डिसाइड. क्या श्याम ऐसा कर सकता है? नो, बिल्कुल नहीं कर सकता. सो श्याम इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन सेइंग दैट द पुलिस ऑफिसर्स और द पुलिस हैज वायलेटेड हिज राइट्स, या फिर पुलिस जो एक्शन ले रही वो इनवैलिड. रीजन देखो क्या बोला है, श्याम इज रॉन्ग, श्याम इज रॉन्ग, तो हम बी या डी के साथ जा सकते हैं. Let's read out option number A. Shyam is right in withholding the information from the police as he should be left alone and should not be asked out when and where he was. बिल्कुल गलत है. देखो जब पुलिस आपसे पूछती है, they have the orders, they have reasonable suspicion, घर में एंटर हो सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कोई लगा मटेरियल ऑब्सीन है या objectionable है, they can seize that matter also. Shyam is wrong in withholding the information from the police as this right should not be allowed to be misused by the rich in oppressing the poor. ये रीजन गलत है. आपको ऑब्जेक्टिव समझना है. क्या पुलिस का ऑब्जेक्टिव ये था कि पुलिस रिच है और श्याम पुअर है तो इसलिए वहां पे हम उसका शोषण कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसी चीजें पूछ के? नहीं, दिस इज नॉट द रीजन. सी ऑप्शन, श्याम इज राइट इन विदहोल्डिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस एज दे आर डूइंग दिस जस्ट टू हाइड देयर इनकॉम्पिटेंसी. अच्छा, श्याम सही है अपना जो एड्रेस और नेम वगैरह बताने में, बिकॉज पुलिस यहाँ पर अपनी इनकॉम्पिटेंसी छुपा रही है. No, that is not the right answer. ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब किया जा रहा है यहाँ पे कि क्योंकि पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, पुलिस खुद से नहीं पता कर सकती इसका घर वगैरह क्या है, नाम क्या है, इसलिए वो श्याम से पूछ रही है. और है हिम्मत पुलिस में तो खुद से पता करके देखे कि श्याम कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है. दिस इज नॉट द रीजन. पुलिस कैन डू एनीथिंग. हमको ट्रेस कर सकती है, 1 मिनट का लोकेशन वो देख सकती, कहाँ गए, किधर गए, दे कैन डू एवरीथिंग. बट अगर वो जब पूछ रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा. डी ऑप्शन, Shyam is wrong in withholding the information from the police as right to one's personal space cannot be granted when infringing it would prevent a crime. Shyam is wrong in withholding the information. जो श्याम ने information withhold कर दी, बता नहीं रहा है, वो क्या है स्टूडेंट्स? वो absolutely wrong है.
क्यों? एज राइट टू वंस पर्सनल स्टेट तब ग्रांट नहीं किया जा सकता। अब हम शाम को उसका राइट टू प्राइवेसी तब ग्रांट नहीं कर सकते जब उसके राइट की वजह से कोई क्राइम हो रहा है। व्हेन इन्फ्रिंजिंग इट वुड प्रिवेंट अ क्राइम। पहला तो उसने जो एक्ट किया उससे क्राइम हुआ है, और दूसरा अगर हम उसका ये राइट इन्फ्रिंज नहीं करेंगे तब तो वो क्राइम कर देगा ना, और हम उसका ये राइट टू लाइफ या राइट टू प्राइवेसी इसलिए इन्फ्रिंज कर रहे हैं ताकि हम आगे के क्राइम को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। सो ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन स्टेटिंग कि पुलिस ने वहां पे इनवैलिड एक्शन लिया। पुलिस इज एब्सोल्युटली राइट इन आस्किंग द वेयर अबाउट्स ऑफ हिम। ओके, वेयर अबाउट्स का मतलब एड्रेस, उस दिन कहाँ था, किधर था, क्या कर रहा था, किधर से आए हो, क्या नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया इज अ जर्नलिस्ट। कौन है? जर्नलिस्ट is conducting an investigation report on corruption involving high-ranking government officials. The police requests Riya to reveal her source of information, arguing that it is crucial for their investigation. Riya refuses, asserting her right to protect her sources. अब एक बात बताओ, did Riya commit any offense over here? नहीं, रिया ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। शी इज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है कि पुलिस जब उन्होंने कोई ऑफेंस ही नहीं किया ना। अब क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आती हैं और वो रिपोर्ट्स बना रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वी विल शेयर इट विद पुलिस ऑफिसर्स। रिया रिफ्यूजेस, asserting her right to protect her sources. Which of the following option aligns with the principle discussed in the passage? क्या रिया सही है या गलत है? रिया इज एब्सोल्युटली राइट। रिया मना कर सकती है ऐसा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से। अब ये चीजें क्या होता है स्टूडेंट, कई बार इवन इफ वी आर नॉट अवेयर अबाउट द कंसेप्ट, वी सी द रियलिटी गोइंग अराउंड अस इन द वर्ल्ड। देखते हैं ना हम लोग किस तरीके से जर्नलिस्ट है वो पुलिस के पीछे पड़ जाती है, बताइए सर क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंच गई, अब आगे क्या आपका तरीका होगा, कितनी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। सो उल्टा जर्नलिस्ट जो है वो पुलिस से निकलवा लेते, लेकिन पुलिस कैन नॉट आस्क जर्नलिस्ट विदाउट एनी रीजन। रिया इज राइट, एब्सोल्युटली दो ऑप्शन है जो रिया इज राइट के बारे में बोलते हैं। रिया इज राइट इन विदहोल्डिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस एज शी हैज राइट टू प्रोटेक्ट हर सोर्सेज। बिल्कुल राइट टू प्रोटेक्ट हर सोर्सेज एज टू फ्रॉम वेयर डिड शी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं। रिया इज राइट इन विदहोल्डिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस एज दे वर ट्राइंग टू सरप्राइज द ट्रुथ, कि वो झूठ को सरप्राइज द ट्रुथ मतलब सच को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं है। सो राइट आंसर विल बी ए। बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। रिया इज रॉन्ग इन विदहोल्डिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस एज दिस राइट कैन बी मिसयूज्ड टू ऑब्स्ट्रक्ट द जस्टिस। रिया ने ये इंफॉर्मेशन बताकर अपनी इंफॉर्मेशन छुपाकर गलत किया है, बिकॉज पुलिस के पास राइट है। पुलिस as this right can be misused to obstruct the justice। जो रिया का राइट है टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, वो यूज करके वो क्या कर सकती है, जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। ऐसा होता है क्या जर्नलिस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या जर्नलिस्ट कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उससे कोई जस्टिस में देरी हो सकती है क्या, या जस्टिस में वो इंटरफेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। हालांकि देखो मीडिया ट्रायल इज वन ऑफ द वेरी हार्श रियलिटी एंड वन ऑफ द वेरी वर्स्ट थिंग दैट कैन टेक प्लेस, जहाँ पे कोर्ट के ट्रायल से पहले मीडिया ही किसी को क्या कर देती है, मीडिया ही किसी पर्सन को कह सकते हो कन्विक्टेड या उसका दोष सिद्धि मीडिया कर देती है, उसको दोषी करार कर देती है। वी हैव सीन सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर केस हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत। ओके करेक्ट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन इज रिया इज रॉन्ग इन विदहोल्डिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस as the right to privacy does not extend to just journalist privileges। ऐसा नहीं है, right to privacy journalist को भी मिलता है, ठीक है। Question number 3 says Avinash, a software engineer, is suspected of hacking into government database। कर दी गलत चीज। आप गवर्नमेंट डेटाबेस में एंटर कर रहे हो, मतलब आपने इंफॉर्मेशन को ब्रीच किया है, आपने इंफॉर्मेशन प्राइवेसी को ब्रीच किया है। During the investigation, police asked Avinash to provide them with his laptop's password। बिल्कुल उसको देना पड़ेगा। Why? Because police has a reasonable ground कि उसके ऊपर ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसने गवर्नमेंट डेटाबेस को एक्सेस किया है, गवर्नमेंट के डिटेल्स या गवर्नमेंट का जो भी कलेक्टेड डेटा है, गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, आपने उसको क्या किया है, यहाँ पर हैक किया है। अब आप ये मत बोल देना मैम गवर्नमेंट का डेटा है, पब्लिक डेटा है, वी कैन एक्सेस, यू कैन एक्सेस बट यू कैन नॉट हैक। देयर आर मेनी थिंग्स विच द गवर्नमेंट हैज राइट टू प्रोटेक्ट और राइट टू कीप इट एज सीक्रेट, वहां पे हम चीजें हैक नहीं कर सकते। अविनाश ने क्या किया, लैपटॉप का पासवर्ड मांगने पर मना कर दिया। अविनाश रिफ्यूजेस क्लेमिंग इट वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी। Which of the following statement best represents the Supreme Court's position on right to privacy scenario? पहले ये देखो क्या अविनाश रिफ्यूज कर सकता है? नो, अविनाश कैन नॉट रिफ्यूज इट।
जो उसने रिफ्यूज किया है क्या वो सही है? नो, वो बिल्कुल सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन से द राइट टू प्राइवेसी अप्लाइज ओनली टू फिजिकल प्राइवेसी एंड डज नॉट एक्सटेंड टू डिजिटल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल गलत। इन्फॉर्मेशन की प्राइवेसी हमें है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। Right to privacy is absolute and cannot be limited. Wrong. Right to privacy is not absolute. Passage में हमें clearly mention करके दे रखा है, it is not absolute. It is subjected to certain reasonable restrictions. The police have right to access Avinash laptop as it is necessary for their investigation. देखो बात तो सही है बट रीजन सही नहीं है, इसलिए हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 4 पे। पुलिस कैन एक्सेस राइट अविनाश लैपटॉप इफ they have the legislative mandate and legitimate state objective. Legislative mandate means they have the proper laws which allow them to access Avinash laptop plus they have a reasonable objective. किस objective के साथ आप ऐसा लैपटॉप का पासवर्ड मांगना चाह रहे हो? बिकॉज वी आर ऑफ द ओपिनियन कि यहाँ पे उसने गवर्नमेंट डेटाबेस या गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक किया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा, a patient at hospital, refuses to disclose her medical history to a doctor during the checkup, claiming it infringes her right to privacy. अब डॉक्टर को अगर आप सारी सही चीज़ें नहीं बताओगे उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, डॉक्टर कैसे आपको ट्रीटमेंट देगा, कैसे आपको मेडिकेशन देगा? अगर आपने बताया नहीं कि पहले आपका कुछ ये दवाई चल रही थी, कुछ ये चीज़ों के साथ आप गुजर चुके हो, तो अगर डॉक्टर ने कुछ ऐसी चीज़ें दे दी या ऐसी कुछ मेडिकेशन या मेडिसिन दे दी जिन्होंने एडवर्स इफेक्ट दिखा दिया, साइड इफेक्ट दिखा दिया, देन व्हाट? Which of the following operates accurately reflects the Supreme Court's position on right to privacy in this context? So अब हमें ये देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, मीरा is right in withholding her medical history as the right to privacy extends to her personal health information. बिल्कुल सही है। पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन तक क्या करती है, यहाँ पे एक्सटेंड करती है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से एक्सटेंट तक हमें कितनी इंफॉर्मेशन देनी है। इफ शी नोज कि पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन जो उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास होनी चाहिए, जो कि जिस चीज़ के लिए वो ट्रीटमेंट के लिए आई है, उतनी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। सो शी नोज कि वो एक्सटेंट कौन सी होनी चाहिए, तो उसका एक्सटेंट वो कंट्रोल कर सकती है। ओके, मीरा इज रॉन्ग इन withholding her medical history as doctors have right to access all the patient's information. नहीं, देयर कैन बी मैनी, हो सकता है उसको हेडेक हो रहा हो एंड द डॉक्टर वांट्स टू नो हर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, ये तो कोई बात नहीं हुई, वेदर शी हैड एनी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन और एनीथिंग, शी हैज राइट टू प्रोटेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन। ओके, मीरा इज राइट इन withholding her medical history as it is irrelevant to her current medical condition. करंट मेडिकल कंडीशन के बारे में हमें यहाँ कुछ बताया ही नहीं है कि कौन सी कंडीशन से रिलेटेड वो डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर उसे एग्जैक्टली कौन सी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे थे। Option number D, Meera is wrong in withholding her medical history as the right to privacy do not cover medical records. It definitely covers medical records because Meera has right कि वो अपना right to privacy कौन से extent तक protect कर सकती है, कौन से extent तक उसको hide कर सकती है या withhold कर सकती है। Okay, moving to next question, students. During a job interview, Ramesh, an applicant, refuses to provide his medical social media account details to the employer. रमेश का इंटरव्यू हुआ, उस वक्त उसने अपना सोशल मीडिया डिटेल्स एम्प्लॉयर को बताने से मना कर दिया। क्या बताने से मना कर दिया। अब एक बात बताओ, इफ PW वांट्स टू हायर मी एंड दे आर आस्किंग मी, मैम सोशल मीडिया हैंडल बताइए ज़रा, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यहाँ पे हो, कितने फॉलोअर्स हैं, क्या करते हो, ओपन करके बताओ, किसको फॉलो करते हो, आपको कौन फॉलो करता है, कितना यूज़ करते हो। पहली बात तो आई एम नॉट ऑन ऑल दीज अकाउंट्स, मिल भी जाए अकाउंट तो रिक्वेस्ट भेजने से कोई सेंस नहीं बनेगा बिकॉज आई डोंट यूज देम। ओके, नाइदर डू आई हैव देम इन फोन और लैपटॉप पे तो आई डोंट इवन गेट टाइम टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, चलो, स्टेटिंग दैट इट इन्वेड्स हिज राइट टू प्राइवेसी एंड जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते मेक श्योर कीजिए कि अपने फ़ोन से ये ऐप्स ही उड़ा दो, ये रिमूव कर दो अगर रिमूव होते हैं तो, या लॉग आउट कर दो, भूल जाओ अपना आईडी पासवर्ड। कुछ नहीं होगा अगर 5-6 महीने हम नहीं चलाएंगे, तो चलाएंगे वहाँ पे तो अपना ही टाइम खराब होगा और चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे। ठीक है, वही लोग हैं उनसे 6 महीने बाद भी बात हो जाएगी। Which of the following statement best represents the Supreme Court's position on the right to privacy in this situation? रमेश के पास राइट है, यस उसके पास राइट है, वो रिफ्यूज कर सकता है सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ है। It's absolutely his choice whether he wants to disclose that which social media he prefers, which all people he talk to. So, option number A. Ramesh is right in refusing to provide his social media account detail as it is his personal information. ठीक है, आगे सुनो,
ये बराबर इन्फॉर्मेशन है? एब्सोल्युटली, बिकॉज वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, हाइड कर सकता है. नेक्स्ट ऑप्शन, Ramesh is wrong in refusing to provide a social media account detail as it is necessary for employees evaluation. भैया employer ऐसा कौन सा evaluation कर रहा है जिसके लिए it is required? If employer wants to evaluate it, आप उसका previous contract देखिए, previous उसका job experience देखिए, आप उसका previous job history देखिए, but you cannot go into his personal informations. Ramesh is right in refusing, चलो ये भी right बता रहा है, ये भी right बता रहा है. Ramesh is right in refusing to provide a social media account detail as it violate his freedom of expression. Freedom of expression की बात ही नहीं है, it is more about right to privacy. Ramesh is wrong in refusing to provide a social media account details as job applicants have no right of privacy. Wrong. Every job applicant and every employer or employee has the right to protect his personal information from the public. ठीक है? So right option is A. Moving on to the next passage students. Next passage क्या है? Next passage कहता है अब केस लॉस के बारे में. काफी सारे केस लॉस देखेंगे स्टूडेंट्स हम, जिसमें फर्स्ट इज फ्रैंकिस in the case Frankis Coral Mullen versus administrator. Justice P.N. Bhagwati said that Article 21 embodies a constitutional value of supreme importance in the democratic society. पढ़ के आए अभी हम, कंटेंट में हमने पढ़ा था कि पीएन भगवती जी ने क्या बोला था. Article 21 is of supreme importance for a democratic society. Further, Justice Iyer categorized Article 21 as the procedural Magna Carta protective ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. मैग्ना कार्टा वाला होमवर्क दे रखा है मैंने आपको. अनदर केस, केसेस के नाम अच्छे से देखते हुए जाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे. ओके, सेकंड केसेस खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, बाय द टर्म लाइफ एज हियर यूज्ड समथिंग मोर इज मेंट देन एनिमल एग्जिस्टेंस. खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला लाइफ का मतलब क्या है, इधर आइए हम बताते हैं. जीवन, जिंदगी है क्या? It is not just about mere existence, it is more than that. Anything which helps you in making your life meaningful, worth living, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो एक dignified life की कैटेगरी में आता है. The inhibition against its deprivation extends to all those limbs and faculties by which a life is enjoyed. अगर आप किसी भी पर्सन्स की लिम्स या फैकल्टीज से उसको डिप्राइव कर देते, मतलब रिस्ट्रिक्शन कर देते, मेरा हाथ पैर का मूवमेंट आपने रोक दिया, मेरी सोचने की गति क्षमता आपने किसी भी रीजन से रोक दी या उस पर इंटरफेरेंस किया, व्हाट इज दैट? दैट इज नॉट राइट टू लाइफ. दैट इज नॉट व्हेन यू कैन से दैट आई एम एक्सरसाइजिंग माय राइट टू लाइफ. मुझे कुछ तरीके से सोचने नहीं दिया जा रहा है, मुझे अपने करियर के लिए कुछ प्लान नहीं करने दिया जा रहा है. आई एम नॉट अलाउड टू गिव एनी एग्जामिनेशन, नॉट कंटिन्यू माई फर्दर स्टडीज. दिस इज नॉट अलाउड एज पर राइट टू privacy, as per right to life and personal liberty. Now this article या this passage is more related to students right to life. किससे related है? Right to life. Last हमने किससे discuss किया था? Right to privacy, and right to privacy is a part of right to life. The provisions equally prohibit the mutilation of body by amputation of an armored leg or pulling out of an eye or destruction of any other organ of the body through which the soul communicates with the outer world. अगर आप किसी के पर्सन का कोई भी बॉडी पार्ट या ऑर्गन रिमूव कर देते हैं जिससे कि वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करता है, चीज़ें समझता है, अपनी ज़िंदगी में जो उसके डेली चोर्स होते हैं वो करता है, तो ये क्या है? ये हमने राइट टू लाइफ में क्या क्या है? इंटरफेरेंस किया है. देखो आप क्या कर रहे हो, म्यूटिलेशन ऑफ द बॉडी बाय एम्प्यूटेशन ऑफ द आर्मर्ड लेग और पुलिंग आउट ऑफ एन आई. मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि दुनिया कितनी सुंदर है, मेरी किसी ने आंखें निकाल ली. पहली बात तो ये सोचना देखना ही बहुत डरावना है, किसी के साथ भी हो तो सोचो जीवन कैसा हो जाएगा. नो मैम, यू डू नॉट हैव राइट टू सी. है आपके अंदर अंतर मन की शक्ति है, सिक्स सेंस आपका बहुत चलता है ना, आप देखो उससे, दिव्य दृष्टि है आपकी, है ना. अब दिव्य दृष्टि का मामला ऐसा है कि कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा नाम दे दिया कि भाई 1 घंटे का पेपर होता है, शिवानी तो 30 मिनट्स में अपना पेपर करके निकल जाती है, 20 मिनट्स में पेपर. मैंने बोला तुम एक बात बताओ मुझे, यूनिट टेस्ट चल रहा है, यूनिट टेस्ट में तुमको 1 घंटा दिया गया है, क्वेश्चन आते हैं 2 5 नंबर के, कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 20 मिनट्स में आप आराम से करके उठ सकते हो. वो क्वेश्चन पेपर हार्डली 20 मार्क्स का है तो आराम से करके फटाफट से निकल सकते हो. बट नहीं, द होल क्लास वांट्स टू सिट पीप इनटू अदर्स बुक्स. तो किसी ने बोलते हैं हाँ भाई शिवानी में दिव्य दृष्टि है या दिव्य शक्ति है जो 20 मिनट में पेपर करके निकल जाती है. मैंने ऐसा ही होना चाहिए. क्लैट में भी आपके पास भगवान करे सभी स्टूडेंट्स के पास दिव्य शक्ति हो. आप इतने कम समय में तो नहीं, बट
अच्छे से पेपर कर पाए. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट मेच्योरिटी कि आप कैसे किसी और स्टूडेंट्स के भरोसे पे अपना पेपर लिखोगे जो कभी कॉलेज ही नहीं आया, जिन्होंने कभी शक्ल ही नहीं दिखाई, या जिनको सिलेबस ही नहीं पता, आप उनसे पूछ पूछ के लिखोगे. इससे बेटर है कि जो खुद को आता है वो लिख लो. ओके, चलिए पैसेज नंबर 2 में जो आपका आगे का पॉइंट है वो कहता है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब देखो, द सुप्रीम कोर्ट गिव अ न्यू डायमेंशन टू आर्टिकल 21. इसी में दिया था, इससे पहले हम कंटेंट में पढ़ के आए हैं. ए के गोपालन में क्या बोला स्टूडेंट्स? ए के गोपालन में बोला कि हमारे लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो हमारे आर्टिकल 21 को क्या कर सकती है, डिप्राइव कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है. बट इसका वाइड इंटरप्रिटेशन किसमें दिया? मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. The court held that the right to life is not merely a physical right, but it includes within its ambit the right to live with human dignity. So जहाँ word आ जाए that where it was said that life does not means mere animal existence, rather it means a life to live with a human dignity. It was said in Maneka Gandhi versus Union of India, 1978. Elaborating the same view, the court in the Francis Corley versus Union Territory of Delhi. केसेस का नाम हम हाईलाइट करते जाएंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हमारे सामने क्वेश्चन केस लॉ से भी आ जाए. ठीक है, क्लियर है? चलिए, द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑल दोज दैट गोज अलोंग विद इट, दैट इज द बेयर नेसेसिटी ऑफ लाइफ सच एज एडिक्वेट न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, शेल्टर ओवर द हेड, फैसिलिटी फॉर रीडिंग, writing and expressing oneself in diverse form, freely moving about and mixing and mingling with the fellow human beings, and must include right to basic necessities, the basic necessities of life, and also the right to carry on functions. Just a minute, okay? Basic necessities of life and also the right to carry on functions and activities as constitute the bare minimum expression of human self. हर पर्सन को स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें जिंदगी में ज़रूरी है. मेरे पास आसपास कोई लोग हो, मैं बात करूं, कल को आ जाए घर में कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे, नहीं बाहर नहीं जाना है, बच्चों से नहीं मिलना है, बातें नहीं करनी, बच्चों के साथ खेलना नहीं है. सो दैट इज लाइक जस्ट मियर एक्सरसाइज. खाना खा रहे हो, पड़े हो घर में. ओके, तो नहीं कह सकते कि कोई आपकी लाइफ को इस तरीके से कंट्रोल कर सकता है. यू हैव राइट टू सी द वर्ल्ड, टॉक टू पीपल, एक्सप्रेस फ्रीली, एक्सप्रेस लाइट. ओके, express light and not express light but feel light. Okay, Supreme Court took the view that the right to life in Article 21 would not include the right to livelihood. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि राइट टू लाइफ के अंदर, दैट इज आर्टिकल 21 में क्या नहीं हो सकता? राइट टू लाइवलीहुड इंक्लूड नहीं हो सकता. दैट इज राइट टू अर्निंग, वो सब नहीं हो सकता. इन री संत राम, अ केस अरोज बिफोर मनेका गांधी केस. मनेका गांधी केस से पहले आया, where the Supreme Court ruled that right to livelihood would not fall within the expression life in Article 21. Why? Because court said right to livelihood would be included in the freedoms enumerated in Article 19, that is right to profession, business, and even Article 16 in a limited sense. But the language of Article 21 cannot be pressed into aid of argument that the word life in Article 21 includes livelihood also. मुझे कमाने का, पैसा कमाने का जो अधिकार है, जिससे कि मैं अपना खाना पानी दाना ये सब मैनेज कर सकती हूँ, ये सब आर्टिकल नंबर 21 में नहीं आएगा. बट देन द व्यू चेंज. उसके बाद क्या हुआ? व्यू चेंज हुआ. किसके बाद? री संतराम के केस के बाद व्यू चेंज हुआ. किसमें? मनेका गांधी में. द डेफिनेशन, अच्छा केस का नाम एक मिनट आगे दे रखा है. द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लाइफ इन आर्टिकल 21 वॉज रेड ब्रॉडली. अब लाइफ का जो डेफिनेशन है उसको और ब्रॉड किया गया. द कोर्ट in the board of trustee, okay, we have a new case, the board of trustee of the port of Bombay versus Dilip Kumar Raghavendra Nath Nandkarni. क्या बोला गया इसमें? Came to hold that right to life guaranteed by Article 21 includes right to livelihood. This is the reason that now in right to life we have right to livelihood also. Next, okay, so we have questions over here. Question number first क्या कहता है students? Satyam was a businessman who dealt in grains. Due to inadequate rain, the government put a restriction on the trade of grains. क्या कर दिया? क्योंकि inadequate rain हुई थी, तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन कर दिया ग्रेन्स के ट्रेडिंग पर. Satyam filed a petition in the court and argued that his right to life under Article 21 includes right to pursue their chosen profession and earn livelihood. क्या बोला यहाँ पे?
कि यहाँ पर उसके पास राइट है, वो राइट टू लाइवलीहुड अर्न कर सकता है। आपने ये बैन लगा दिया कि हम ट्रेड इन ग्रेन्स का ट्रेडिंग नहीं कर सकते, गेहूं हुआ, बाजरा हुआ या दाल चावल जो भी हुआ है, आप बोल रहे हो कि हम इसका ट्रेड नहीं करेंगे, तो हम कमाएंगे क्या साहब? हम पैसा कहाँ से अर्न करेंगे? द कोर्ट इज लाइकली टू, अब कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा? क्या यहाँ पे गवर्नमेंट का डिसीजन जो दिया गया है उसको अपहोल्ड करेगा या उसको कंफर्म करने वाला है? द कोर्ट इज लाइकली टू dismiss the argument citing the precedent set in the Kharak Singh versus State of Uttar Pradesh। बोल रहे हैं कि कोर्ट यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट को क्या कर देंगे? डिसमिस कर देंगे। क्यों? क्योंकि खरक सिंह में ऐसा कहा गया है। नो, द कोर्ट इज लाइकली टू अपहोल्ड द आर्ग्यूमेंट following the expanded interpretation of right to life in the subsequent cases। uphold the argument मतलब सपोर्ट करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को, हम इस आर्ग्यूमेंट को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो किस केस में बोला गया था? इन दी केस ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द पोर्ट ऑफ बॉम्बे वर्सेस दिलीप कुमार राघवेंद्र नंदकर्णी। क्या बोला गया? राइट टू लाइफ गारंटीड बाय आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड। सो अब यहाँ पे कोर्ट क्या करेंगे? ये जो आर्ग्यूमेंट है किसका? सत्यम का आर्ग्यूमेंट, उसको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब लाइफ का जो डेफिनेशन है वो एक्सपैंड हो गया है। रेफर द मैटर टू द हायर कोर्ट for a definitive ruling। नहीं, this reason is actually not related to our passage। suggest a petitioner file a separate case under article 19 or article 16 to address the livelihood, not at all। अब हमें सेक्शन आर्टिकल नंबर 19 या 16 में जाने की जरूरत क्यों नहीं है स्टूडेंट? बिकॉज नाउ द इंटरप्रिटेशन हैज बीन एक्सपैंडेड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, a person named Rajesh has been forcibly detained in the prison and subject to inhuman condition, which case Rajesh can rely upon for the violation of his article 21, that is right to life and liberty का जो right है वो कौन से केस के तहत वायलेट हुआ है? ये हम कौन से केस में कह सकते हैं? फोर्सिबली डिटेन किया गया उसको, कहाँ पर? प्रिजन में। एंड क्या हुआ? इनह्यूमन कंडीशन हुआ। खरक सिंह है, मनेका गांधी है, फ्रैंकिस कॉरल है या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी तो बिल्कुल नहीं है, बाकी सब कंफर्म करते हैं एक बार स्टूडेंट्स। यस, ओके, खरक सिंह के केस में हमको लाइफ का जो मीनिंग है वो एक्सपैंड करके दिया है। ओके, नाउ सी, मनेका गांधी में इन्होंने क्या बोला? राइट टू लाइफ इज नॉट मियरली फिजिकल राइट बट ऑल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया? फ्रैंकिस कॉरल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ दिल्ली ऑब्जर्व राइट टू लाइफ इंक्लूड्स ह्यूमन डिग्निटी एंड क्या इंक्लूड करता है? नेसेसिटी ऑफ लाइफ, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, शेल्टर, रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग वन सेल्व्स and mingling with the fellow human beings include right to basic necessities as well as constitute the bare minimum expression of human self। so इसमें अब हमें केस लॉ देखना है। क्लियर? ऑप्शंस क्या क्या देख रखे हैं हमें स्टूडेंट्स? ऑप्शंस है हमारे पास। खरक सिंह के केस में नहीं कहा गया। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया है? नहीं। इसके साथ हो क्या रहा है? इन ह्यूमन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इट वॉज गिवन अंडर फ्रैंकिस कॉरल मुलिन वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेटर। देखो, embodies a constitutional value of supreme importance in a democratic society। और democratic society में क्या होता है स्टूडेंट्स? democratic society में you have कि आप अपने सारे rights को exercise कर सकते हो no matter even if you are a prisoner। ओके, चले आगे। ओके, किसी को कोई और आंसर लगे तो यू कैन लेट मी नो इन टेलीग्राम। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, अ इंडिविजुअल नेम्ड रवि इज फंडामेंटल, अ इंडिविजुअल नेम्ड रवि, उसकी फंडामेंटल राइट्स दैट इज राइट टू लाइफ इज बीइंग थ्रेटेंड बाय अ डिमोलिशन ऑफ हिज होम विदाउट ड्यू प्रोसेस। बिना कोई लॉ के क्या किया जा रहा है? उसका घर को डिमोलिश किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। वेयर ही हैज राइट टू लिव, मेहनत से घर बनाया। द कोर्ट इन डिसाइडिंग द केस would rely on the principle established in what? right to home है, right to life है। तो right to life में क्या आएगा? कि वो अपने घर में आराम से जीवन व्यतीत कर सके, फ्रीली अपने घर में घूम सके, अपने घर में जितनी भी ऐशो आराम है उनका फायदा उठा सके। दैट वाज गिवन इन विच केस? खरक सिंह में नहीं दिया गया, मनेका गांधी में नहीं दिया गया, री संत में नहीं दिया गया, फ्रैंकिस कॉरल मुलिन वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है ये चीज? देखो, हालांकि इस केस का नाम स्टूडेंट्स ये होना चाहिए था, Francis Correll versus Union Territory of Delhi। It will be the Union Territory, the Union Territory। Okay,
अंडरस्टूड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, बिकॉज सी इन्होंने बोला राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, क्या क्या चीजें, न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, शेल्टर, ओवर द हेड, फैसिलिटी फॉर रीडिंग, तो ये सारी चीजें किसमें दे रखी है, हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के केस में दे रखी है। क्लियर? सो इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इधर 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 करना था, ओके, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन में ये सही था, इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट करना था। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल नेम्ड रवि, fundamental right to life is being threatened by the demolition of the house without the due process. Okay, question repeat हुआ है स्टूडेंट्स, ओके, डू नॉट वरी, क्वेश्चन ये वापस से रिपीट हो गया है। चलो इस क्वेश्चन को कट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अ होमलेस पर्सन विदाउट एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी, कोई होमलेस पर्सन है जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, सीक प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, क्या करता है, सीक प्रोटेक्शन सीक कर रहा है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत मुझे राइट है कि मुझे बेसिक नेसेसिटीज दी जाए। द कोर्ट इज लाइकली टू कंसिडर द राइट टू लाइफ इन कंजंक्शन विद, इनमें से कौन सा राइट उसको सबसे पहले दिया जाएगा, राइट टू एजुकेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जरूरत है क्या उसको, क्योंकि वो होमलेस है, तो होमलेस है तो हम उसको एक्सप्रेशन का राइट दे देंगे, फ्रीली टू स्पीक एनीथिंग, तो क्या उसको उससे घर मिलेगा, नहीं। राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी है, लेकिन इसमें भी हमें स्पेसिफिक बताना है, राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम उससे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो क्या उससे उसको घर मिल जाएगा क्या, राइट टू एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड शेल्टर, कौन सा राइट देंगे उसको सबसे पहले, कौन सा उसके लिए इंपॉर्टेंट राइट बनता है, राइट टू एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड शेल्टर। क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज, असर्शन क्या बोल रहा है, द राइट टू लाइफ अंडर 21 इंक्लूड्स राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, बिल्कुल सही चीज असर्ट की गई है। अब हमें देखना है स्टूडेंट्स, इसके पीछे क्या ये रीजन है, जो इस पूरे पैराग्राफ में जो रीजन दे रखा है, इज दैट एब्सोल्युटली करेक्ट और जस्टिफाइड रीजन फॉर दिस असर्शन और नॉट। इट सेज सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ Francis Correll Mullen versus the administrator recognized the right to live encompasses the enjoyment of life's limb and faculties and prohibits the deprivation of life's essentials, कि आप किसी को लाइफ के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उससे डिप्राइव नहीं कर सकते। It emphasized that the right to life includes right to live with human dignity, which encompasses adequate nutrition, clothing, shelter, ability to freely express oneself and engage in the basic activities. तो यही तो सारी चीजें इंक्लूड होती है ह्यूमन डिग्निटी में। सो जो असर्शन है उसका रीजन एब्सोल्युटली सही रीजन है, जस्टिफाइड रीजन है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, हमेशा असर्शन और रीजन देखते हुए हमको ये देखना है क्या असर्शन इंडिविजुअली करेक्ट है, यस करेक्ट है, रीजन इंडिविजुअली करेक्ट है, करेक्ट है। अब क्या रीजन असर्शन का सही जस्टिफाइड रीजन है या नहीं है, बिल्कुल सही है इस मामले में, एंड द रीजन जस्टिफाइज द असर्शन। क्लियर है ये चीजें। होमवर्क क्या था, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा स्टूडेंट्स कौन से कंट्री से रिलेटेड है, ओके, यूके यूएस आपको नाम बताना है, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली दिस, what is meant by the Magna Carta, is it related to the constitution of any country or what, okay, clear है। ये हम इंटरनेशनल लॉ जब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। चलिए आज का सेशन काफी लंबा हो चुका है, बट आई होप कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप शिवानी सोलंकी, जहां पे आपको एक लिंक पिन अप किया हुआ मिलेगा। ऑन क्लिकिंग दैट लिंक अ चैट बॉक्स विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन ड्रॉप योर मैसेज ओवर देयर एंड आई विल रिप्लाई टू द सेम वेरी सून। क्लियर है, पढ़ाई अच्छे से करो, सून वी विल मीट इन द अनदर लेक्चर। और ध्यान रखना इस सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ सेशंस बताए थे, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू देम, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप दैट you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.